हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है एमसीबी, जिसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी बोला जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे एमसीबी क्या होता है, इसकी रेंज कहाँ तक होती है, पोल्स के लिहाज से इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और उनमें क्या फ़र्क होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं और ये वर्क किस तरह करता है और किन कंडीशंस पर ऑपरेट करता है। और जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ भी डिस्कस होते रहेंगे और एंड पर भी उनको क्लियर कर लेंगे। इसके अगर डेफिनेशन को देखें तो एमसीबी बेसिकली एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक स्विच के तौर पे काम करता है, जो कि हमारे लोड को ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट की सूरत में पहुंचने वाले नुकसान से बचाता है। यहाँ ये बात नोट करने वाली है कि एमसीबी दो कंडीशंस पर ही ट्रिप करता है, एक ओवर करंट की सूरत में और दूसरा शॉर्ट सर्किट की सूरत में। और जब ब्रेकर परचेज किया जाता है तो इन दोनों की रेटिंग्स को नोट किया जाता है। इसकी जो ओवर करंट रेटिंग होती है वो 63 एम्पेयर तक होती है। वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट में ये ब्रेकर 100 एम्पेयर 200 एम्पेयर तक भी मिल जाते हैं, लेकिन लोकली हम 100 एम्पेयर के बाद एमसीसीबी को ही प्रेफर करते हैं। एमसीसीबी को हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। अभी हम इधर एमसीबी की बात कर रहे हैं, तो अगर ब्रिटिश स्टैंडर्ड की बात कर ली जाए तो उसके मुताबिक 125 एम्पेयर तक के लोड के लिए एमसीबी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरी रेटिंग है वो शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग होती है। उसको भी हम अगर ब्रिटिश स्टैंडर्ड के मुताबिक देखें तो वो 25 किलो एम्पेयर तक होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि 25 किलो एम्पेयर तक हमारा एमसीबी डैमेज नहीं होगा और आसानी से सर्किट को ब्रेक कर देगा। और इसका जो एमसीबी का यूज़ है वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों जगह पर होता है, यानी लाइट्स, फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, ओवन, माइक्रोवेव से लेकर पावर टूल्स, ड्रिल मशीन, मोटर, पंप्स वगैरह तक सब जगह यूज़ होता है। अब हम इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले इसमें कॉइल आता है, उसके साथ एक ट्रिपिंग लीवर यूज़ होता है, फिर बायोमेटालिक स्ट्रिप और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट आते हैं, और फिर आर्क शूट या आर्क चैम्बर, और उसको आर्क स्प्लिटर भी बोलते हैं, वो यूज़ होता है। ये जो आर्क स्प्लिटर है इसको बेसिकली जो यूज़ है ना, वो जब ब्रेकर के दो कॉन्टैक्ट्स एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी जब सर्किट को ब्रेक करते हैं तो उनके दरमियान एक आर्क पैदा होता है। उस आर्क के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए इस चैम्बर को यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली होता है ये है कि ब्रेकर में जो आर्क पैदा होता है ना, ये आर्क स्प्लिटर उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो है ना उसका इफेक्ट ख़त्म कर देता है। नहीं तो अदरवाइज़ ये हमारे ब्रेकर के लिए बड़े नुकसानदेह साबित होता है जो आर्क पैदा होता है। अच्छा, और जो ब्रेकर के बाकी कंपोनेंट्स हैं, ये अब हम जो वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे तो हमें बाकियों का भी समझ आ जाएगा। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। जैसा कि एमसीबी दो कंडीशंस पे ट्रिप करता है, एक शॉर्ट सर्किट के केस में और दूसरा ओवरलोड या ओवर करंट के केस में। अब हम इन दोनों कंडीशंस को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरलोड के केस में कब ट्रिप करता है और शॉर्ट सर्किट के केस में कब और कैसे ट्रिप करता है। तो पहले हम शॉर्ट सर्किट की कंडीशन को ले लेते हैं। शॉर्ट सर्किट के केस में ये कैसे ट्रिप होता है, इसको समझने के लिए पहले हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। फैराडे लॉ के मुताबिक जब किसी कॉइल में से करंट गुजरता है तो वो मैग्नेट बन जाता है, जिसके नॉर्थ साउथ पोल भी होते हैं और फ्लक्स भी होता है। अब अगर ये करंट एसी हो, यानी कि तब्दील होता हुआ करंट, तो इस मैग्नेटिक कॉइल के बनने वाले पोल्स भी मुसलसल अपनी पोलैरिटी चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो मैग्नेटिक कॉइल के ऊपर नॉर्थ और साउथ नीचे की तरफ होगा। फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो साउथ ऊपर चला जाएगा और नॉर्थ नीचे की तरफ बन जाएगा। इसको हम चेंजिंग ऑफ फ्लक्स भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसी फैराडे लॉ के मुताबिक अगर ये चेंज होता हुआ फ्लक्स अगर किसी दूसरी कॉइल या कंडक्टर को कट करता है तो उसके भी पोल्स बन जाते हैं। अब ये बात हम जानते हैं कि सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर ये मेटेलिक लीवर इस कॉइल के अंदर मौजूद होगा तो सेम पोलैरिटीज़ होने की वजह से
कॉइल इसको बाहर की तरफ पुश करेगा। और यही वो बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर वगैरह वर्क करते हैं। अब हम इस मैकेनिज़्म के इफ़ेक्ट को शॉर्ट सर्किट के केस में देखते हैं कि वहाँ ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट की कंडीशन सर्किट में पैदा होती है तो बहुत ही ज़्यादा करंट इस कॉइल में से गुजरती है। तो ये अपने अंदर मौजूद इस लीवर को बाहर की जानिब पुश करती है, जो कि सर्किट को ट्रिप करवाने की वजह बनती है। ये कॉइल इस लीवर को पुश करती है, वो प्रिंसिपल हमने पहले ही समझ लिया है। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन, जो कि ओवरलोड या ओवर करंट की कंडीशन है। अच्छा, इसको थर्मल ट्रिपिंग भी बोलते हैं। इसकी वर्किंग काफ़ी आसान है। बेसिकली इसमें एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है जो हीट होने पर फैलती है और अपनी जगह से मूव कर जाती है, और ये सर्किट को ब्रेक करने की वजह बनती है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने ब्रेकर में ट्रिपिंग के लिए दो डिफरेंट मैकेनिज़्म क्यों यूज़ करते हैं, यानी ओवरलोड के लिए अलग मैकेनिज़्म और शॉर्ट सर्किट के लिए अलग मैकेनिज़्म। इसका आंसर ये है कि शॉर्ट सर्किट के केस में बहुत ही ज़्यादा हाई करंट सर्किट में से पास होती है, जो कि 1 किलो एम्पेयर से भी ज़्यादा हो सकती है, और हमारी बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो कि हीट होने पे मूव करती है, वो हीट लेने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेती है। तब तक ये हाई करंट जो है वो हमारे लोड को डैमेज कर सकता है। इसलिए शॉर्ट सर्किट के केस में हमें ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए था जो फ़ौरन एक्ट करे। अब चूंकि मैग्नेटिक ट्रिपिंग डिपेंड ही करंट के लेवल पर करती है, तो जितना हाई करंट होता है उतने ही कम टाइम में ये ट्रिपिंग हो जाती है, जो कि कॉइल की वजह से होती है। अच्छा, फिर इसी तरह ओवरलोड के केस में करंट का लेवल काफ़ी कम होता है, जिस पर मैग्नेटिक कॉइल ठीक से रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि इसके पोल्स वगैरह काफ़ी वीक बनते हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए बाई मेटेलिक स्ट्रिप का यूज़ कर लिया जाता है, जो कि थोड़े ही टाइम में हीट होने पर जो है ना वो सर्किट को ब्रेक कर देती है। तो अच्छा, अब हम जो है ना वो पोल्स के लिहाज से एमसीबी की टाइप्स को देख लेते हैं। तो ये सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल और 4 पोल तमाम टाइप्स में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब इनमें अगर डिफरेंस देख लें तो सिंगल पोल की जो डिवाइसेस होती हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए तो हो गया सिंगल पोल ब्रेकर। अच्छा, अब डबल पोल ब्रेकर कहाँ यूज़ होता है? तो डबल पोल के लिए 2-3 कंडीशंस बोली जा सकती हैं। एक तो ये कि कुछ लोड 2 फेज़ के भी होते हैं, जो कि ज़्यादातर उन कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं जिनमें वोल्टेज लेवल 110 या 120 वोल्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आप 2 फेज़ मोटर्स हो गई, ठीक है ना, सेंट्रल एसी सिस्टम हो गया और वाटर हीटर वगैरह, ऐसे लोड जो है ना, ये लोड 220 या 240 वोल्ट्स पर चलते हैं। तो जिन कंट्रीज़ में वोल्टेज का लेवल कम होता है तो फिर वो इन लोड के लिए 2 फेजेस का यूज़ करते हैं। तो फिर उसकी प्रोटेक्शन के लिए इनको 2 पोल ब्रेकर्स जो है ना उनका यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे घरों में अक्सर 2 पोल ब्रेकर वहाँ यूज़ कर लिए जाते हैं जहाँ ट्रांसफार्मर की सप्लाई डायरेक्ट हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आ रही होती है। ठीक है, इससे एक तो हमें ये फ़ायदा होता है कि जो हमारी जो फॉल्ट रेस है वो करने में आसानी होती है, और दूसरा हमारे घरों से बाहर जो पैदा होने वाले फॉल्ट हैं जो ट्रांसफार्मर में हो सकते हैं या लाइन में किसी भी जगह हो सकते हैं, उनका जो इफ़ेक्ट है उससे हमारे घर का जो इंटरनल सिस्टम है या और इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो महफूज रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ना वो चेंज ओवर के केस में भी 2 पोल्स ब्रेकर्स को यूज़ किया जाता है कि जब हमारे लोड को एक सप्लाई से दूसरी सप्लाई पर शिफ्ट किया जाए तो हमारा लोड सप्लाई से मुकम्मल तौर पर आइसोलेट रहे। अच्छा, इसके बाद जो 3 पोल ब्रेकर हैं वो तो सिंपल जो है ना 3 फेज़ के जो लोड्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए 3 पोल ब्रेकर यूज़ हो जाते हैं। अब जो 4 पोल ब्रेकर्स हैं उनका भी सेम केस 2 पोल ब्रेकर जैसा ही है, कि यानी कि ये ज़्यादातर वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ ट्रांसफार्मर और जनरेटर वगैरह से डायरेक्ट 3 फेज़ सप्लाई
विद ग्राउंड आ रही होती है तो उन सप्लाई से अपने लोड को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट करने के लिए 4 पोल ब्रेकर्स का यूज़ कर लिया जाता है कि अगर इन केस ट्रांसफार्मर या जनरेटर में किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट आ जाए और उसकी ग्राउंड वायर में भी कोई सर्ज या करंट पैदा होने का ख़तरा हो तो भी हमारा लोड सेव रहे। मतलब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए हम जो है वो ये 4 पोल और 2 पोल यूज़ कर लेते हैं। अब हम आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आज के टॉपिक को समझने के बाद आप दे सकते हैं। अब कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन ये है कि एमसीबी की ट्रिपिंग की रीज़न क्या क्या हो सकती हैं। तो इसकी 2 रीज़न तो हम देख चुके हैं कि एक ओवर करंट होती है और दूसरी शॉर्ट सर्किट करंट होती है। इसकी एक थर्ड रीज़न भी हो सकती है और वो ये है कि हमारा सर्किट ब्रेकर ही ख़राब हो जाए। ठीक है, इसके अलावा इसी में से जो है जो और मज़ीद वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो है वो शॉर्ट सर्किट किन कंडीशंस पे होता है और ओवरलोड किन कंडीशंस पे होता है। तो हम सबसे पहले ओवरलोड की कंडीशन देख लेते हैं कि ओवरलोड की जो कंडीशंस हैं वो ऐसे हो सकती हैं कि जैसा कि एक स्मॉल मोटर पर लोड ज़्यादा डाल दिया जाए, जैसे कि वॉशिंग मशीन में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा कपड़े भर दिए जाएं, या मोटर में ख़राबी की वजह से उसको रोटेट होने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये ओवरलोड की कंडीशन बनती है। इसके अलावा जो है वो लाइट प्लग में हैवी लोड लगा दिया जाए, यानी कि जैसे कि हीटर लगा दें लाइट प्लग में या ड्रिल मशीन वगैरह। ठीक है, वो पावर प्लग की बजाय आप अगर लाइट प्लग में यूज़ करेंगे तो वो जो है ओवरलोड की कंडीशन में चला जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा और ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। इसके अलावा जो है आप एक्सटेंशन के थ्रू उसमें ज़्यादा लाइट प्लग में जो है ना स्मॉल लोड एक्सटेंशन के थ्रू ज़्यादा कर दें, ठीक है, उससे भी जो है ये ओवरलोड की कंडीशन बन जाती है। इसके अलावा जो सेकंड शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है बन सकती है वो जो है ना वो वायर्स की उसकी जो एक वजह है वो वायर्स की इंसुलेशन मेल्ट होने पर आपस में शॉर्ट हो जाती हैं वायर्स, ठीक है, वो बन जाती है। ऐसी कंडीशन जो है वो आम तौर पर तब पैदा होती है जब केबल सिलेक्शन गलत की गई हो, यानी बड़े लोड के लिए स्मॉल केबल सिलेक्ट कर ली गई हो, तो केबल के हीट अप होने की वजह से उसकी इंसुलेशन मेल्ट हो जाती है, तो उससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसके अलावा फेज़ वायर कहीं से ग्राउंड हो सकती है, जैसा कि किसी मेटल बॉडी से टच हो जाए या डायरेक्ट न्यूट्रल ग्राउंड से ग्राउंड वायर से टच हो जाए, ठीक है। तो ये वो कंडीशन हैं जिन पे शॉर्ट सर्किट कंडीशन पैदा हो सकती है, ठीक है। इसके बाद जो है आगे हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन ये है, पूछा जा सकता है कि जी जब ब्रेकर ट्रिप कर जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि जब ब्रेकर ट्रिप कर जाए तो हमें सबसे पहले जो है वो फॉल्ट ट्रेस करना चाहिए। फॉल्ट ट्रेस करने के लिए हमें सबसे पहले जो है ना वो विजुअल देखकर या स्मेल करके जो है ना वो फॉल्ट को ट्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर ये देखना चाहिए कि ब्रेकर कितने टाइम में ट्रिप कर रहा है। अगर तो ये हैंड टू हैंड यानी विद इन मिली सेकेंड्स के अंदर ट्रिप कर रहा है तो ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बन रही है, और अगर जो है वो कुछ सेकेंड्स के बाद ट्रिप कर रहा है तो ये ओवरलोड की कंडीशन है। इस तरह हम अपने फॉल्ट को स्पेसिफिकली ट्रेस करके मतलब उसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद जो आगे मज़ीद क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ब्रेकर फॉल्टी हैं या ठीक हैं। तो ये चेक करने के लिए हमें सबसे पहले अपने ब्रेकर को विदाउट कनेक्शन कोई सप्लाई दिए बगैर चेक करना है, ठीक है। ऑन करके देखेंगे कि विदाउट करंट ये ट्रिप तो नहीं हो रहा। उसके बाद अगर 3 फेज़ ब्रेकर है तो तीनों फेजेस की सप्लाई अलग अलग चेक कर लेनी चाहिए कि तीनों फेजेस बराबर सप्लाई पास कर रहे हैं अपने अंदर से। उसके बाद और मज़ीद ये कि ब्रेकर में जो है वो कहीं स्पार्किंग तो नहीं हो रही, तो अगर कहीं स्पार्किंग हो रही है तो मतलब वो ब्रेकर ख़राब है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि शॉर्ट सर्किट करंट कितना होता है या शॉर्ट सर्किट करंट कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर जो है ना वो ज़्यादा लंबी हो जाती है। ओके जी, शुक्रिया।